हेलो एवरीवन, माय नेम इज मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव की थी और जो हमारी पार्टिकल वेलोसिटी और जो वेव वेलोसिटी थी उनके बारे में हमने रिलेशन पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, हमारा जो फेज डिफरेंस होता है ना, फेज डिफरेंस एंड जो हमारा फेज। ठीक है, तो देखो हमें पता है कि जो हमारी इक्वेशन होती है किसके, प्लेन हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव मोशन की, वो क्या होती है, y इज इक्वल टू ए साइन, क्या होती है, ए साइन ओमेगा टी और माइनस के एक्स। देखो हम यहाँ पे माइनस क्यों लिया हमने, क्योंकि जब हम यहाँ पे माइनस लेते हैं ना तो इसका ये मतलब क्या होता है, जो हमारी वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था जब हमारे पास टी वाले कोफिशिएंट और एक्स वाले कोफिशिएंट के पास जब ऑपोजिट साइन होते हैं तो हमारी जो वेव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में जा रही होती है। तो देखो पहले हम मान लेते हैं कि हमारी जो वेव है मतलब ये कुछ इस टाइप से है। ठीक है, ये प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव थी। ठीक है, अब देखो हमने क्या किया, हमारी जो इक्वेशन आई थी, ठीक है, यहाँ से इसको हम वाई पार्टिकल मान लेते हैं, ये उसका हमारा क्या है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि जो हमारा ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल है ये किन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा था। एक तो हमारी पोजीशन, मतलब हमें ये बता दिया जाए कि पार्टिकल है, ये पूछा जाए कि कहाँ पे है पार्टिकल, तो हमें पता लगाना पड़ेगा किस पोजीशन पे हमारा पार्टिकल है और किस टाइम पर कहाँ पर हमारा पार्टिकल है। इसका मतलब जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा। एक तो हमारा मतलब वाई एक्स टी, मतलब दो चीजों के ऊपर, एक तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो हमारी पोजीशन है और एक हमारा टाइम। ठीक है, उन दो चीजों के ऊपर। तो उससे हमारी क्वेश्चन क्या आई थी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स, वैसे तो लेते थे लेकिन हम यहाँ पे क्या लेंगे, माइनस के एक्स, बिकॉज पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन में करने के लिए। ठीक है, और प्लस माइनस हम इसको मान लेते हैं थीटा। ठीक है, ये हमने पूरी इक्वेशन लिख दी, प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव मोशन। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ से जो वाई एक्स टी था ये, इसको हमने कैसे लिखा था, ए साइन ओमेगा की जगह हमने क्या लिखा था, 2 पाई बाय टी लिख सकते हैं, है ना, इंटू टी, और माइनस की जगह, माइनस के की जगह 2 पाई बाय लैम्बडा इंटू एक्स प्लस का प्लस माइनस थीटा, ये लिख सकते हैं। अब देखो ये जो पूरा होता है ना, ये पूरा क्या होता है, फेज। ठीक है, फेज होता है ये, किसी भी इक्वेशन का फेज। और फेज हमें क्या बताता है, एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है कि पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसके बारे में फेज हमें क्या देता है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो देखो ये पहले लिख लेते हैं, कंप्लीट इंफॉर्मेशन, फेज कंप्लीट इंफॉर्मेशन किसकी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल की, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये हमें पार्टिकल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है फेज। ठीक है, तो ये होता है, ये हमारा पूरा क्या होता है, फेज। अब देखो इसके बारे में, देखो अब हमने जो इक्वेशन ली थी, y इज इक्वल टू क्या ली, a साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में करने के लिए, और प्लस माइनस थीटा ले लेंगे। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें पता था कि हमारा जो y है, डिस्प्लेसमेंट है, वो x एंड t पे डिपेंड कर रहा है ना, मतलब दो चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा था। अब हम क्या करेंगे कि मान लिया कि इस इक्वेशन का क्या करें, हम एक स्नैपशॉट ले लेते हैं। ठीक है, और स्नैपशॉट भी कैसे ले, क्योंकि हमें फेज डिफरेंस समझना, तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा। मान लिया कि हम ऐसा कर रहे हैं, स्नैपशॉट ले लिया हमने उसका। ठीक है, और वो स्नैपशॉट भी कब लिया, कि हम इस वेव इक्वेशन में जब x को कांस्टेंट रखते हैं। देखो पहले हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, जो हमारी ये इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, x को कांस्टेंट रख दिया। ऐसा क्यों हुआ, देखो पुट x इज कांस्टेंट, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो जब हमने x को कांस्टेंट रखा, ठीक है, एक्स को जब हम कांस्टेंट रखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि देखो हमें फेज डिफरेंस निकालना है, तो देखो हमें ये सारी जो है अजम्पशंस करनी पड़ेंगी। पहले हम क्या करेंगे, एक्स को कांस्टेंट रख देंगे, एक्स को कांस्टेंट रख के फिर उसका पूरा स्नैपशॉट अगर लेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा, कि जो हमारा पार्टिकल है, क्योंकि हमने एक्स को कांस्टेंट रख दिया ना, हमारा जो पार्टिकल है वो क्या हमें क्या करता हुआ दिखाई देगा, SHM। ठीक है, क्योंकि हमने देखो एक टाइप से ऐसे मान लिया कि हमारी जो पोजीशन है इस वेव की, वो क्या है, हमने मान ली उस वेव की पोजीशन 0 है, यानी हमने एक टाइप से मान लिया कि हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, अगर मान लिया पोजीशन 0, इसका मतलब टाइम मूव कर रहा है, टाइम मूव कर रहा है, तो टाइम के साथ हमें पार्टिकल कैसा दिखाई देता, मतलब कैसा दिखाई देगा, SHM करता हुआ, क्योंकि पोजीशन तो उसकी है ही नहीं, पोजीशन तो कांस्टेंट हो गई, तो हमें पार्टिकल कैसा दिखाई देगा, SHM करता हुआ। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो इक्वेशन है ये
ये वेव इक्वेशन मतलब ये वेव मोशन है, सॉरी, जो हमारी ये वेव मोशन मतलब ये जो वेव दिखाई दे रही है ये हमारी वेव नहीं है, ये हमारी क्या है, पार्टिकल मोशन है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने मान लिया एक्स को कांस्टेंट रखे टी के साथ वेरिएबल करवाया है। अब टी के साथ वेरिएबल करवाया कि पोजीशन देखो, हम यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि पार्टिकल की है, तो ये हमारा क्या, सॉरी, ये नहीं कह सकते ये वेव है, ये हमारी क्या है, पार्टिकल। पार्टिकल हमारा एसएचएम कर रहा है क्योंकि टाइम के साथ हमने एक्स को तो कांस्टेंट रख दिया, सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ वेरिएबल होगा। ठीक है, तो मान लिया एक टाइम पर हमारा पार्टिकल यहाँ पे होगा मीन पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन से ऊपर, फिर मीन पोजीशन से, फिर मीन पोजीशन से नीचे, फिर मीन पोजीशन पे, फिर मीन पोजीशन से ऊपर। तो इस टाइप से हमारा जो पार्टिकल है वो क्या कर रहा है, एस एच एम। ठीक है, तो एस एच एम कर रहा है। तो अगर हम वाई को कांस्टेंट रख दे तो एक्स इज इक्वल टू 0 भी लिख सकते हैं। मान लिया इस पॉइंट पर अगर हम ले पार्टिकल को, तो वाई इज इक्वल टू हमारी क्या इक्वेशन बन जाएगी, एक्स की जगह अगर 0 रखें तो ए साइन ओमेगा टी। देखो इस इक्वेशन से भी पता चला कि हमारा पार्टिकल एस एच एम कर रहा है जब हमने एक्स को कांस्टेंट रखा। तो हमारी देखो ये वाई वर्सेज एक्स का ग्राफ था। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने एक्स को कांस्टेंट रख दिया, पार्टिकल हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ वेरिएबल कर रहा है, तो हम टाइम के साथ ग्राफ बनाए इसका। देखो टाइम के साथ हमारा पार्टिकल का ग्राफ, देखो हमें पता है साइन का ग्राफ हमारा क्या होता है, हमेशा 0 से शुरू होता है, मतलब मीन पोजीशन से शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो साइन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम 1 और -1 होती है ना, तो यहाँ पे -+1 हो गया। ठीक है, तो साइन का ग्राफ हो गया। अब देखो हमें पार्टिकल, देखो ये हमारा पार्टिकल था। ठीक है, हमें पता चल गया हमारा पार्टिकल ऐसे चमक रहा है टाइम के साथ, क्योंकि हमारा एक्स तो वेरिएबल है ही नहीं, एक्स तो हमने कांस्टेंट रख ही दिया। तो हमारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ टाइम के साथ हमने एक ग्राफ बनाया। हमें पता है हमारा पार्टिकल ऐसे चमक रहा है। ठीक है, अब ये पार्टिकल पहले मीन पोजीशन पे है मान लिया, फिर यहाँ कहीं पे हम मान लिया अलग अलग टाइम की पॉइंट मान लेते हैं, t/4, इसको t/4 मान लेते हैं। ठीक है, इसको t/2 मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, इसको मान लेते हैं 3t/4, ये जो पॉइंट होगा। ठीक है, और फिर इसको मान लेते हैं कैपिटल टी, मतलब अलग अलग पॉइंट मान लेते हैं। फिर इसको क्या मान लेते हैं, 1.25t। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, इस वाले पॉइंट को 1.5t। फिर इसको क्या मान लेते हैं, 1.75t, और इसको क्या मान ले, 2t। मतलब इस टाइप से हमने टाइम की अलग अलग लिमिट ले ली। अब हम क्या करेंगे, इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो ये है पार्टिकल है ये ऐसे चमक कर रहा है, वेव नहीं है ये। यहाँ से हमें ये पता चल गया। अब देखो अगर हम क्या करें, क्योंकि हमें क्या निकालना है, फेज डिफरेंस, तो हम क्या करेंगे, देखो इस वेव के बीच में, मतलब यहाँ पे जो पार्टिकल था और जो यहाँ पे पार्टिकल था, उनके बीच में देखो टाइम डिफरेंस कितना आया है, t/2 का, है ना। यहाँ पे t/2 का टाइम डिफरेंस आएगा ना। ऐसा क्यों हुआ, देखो ए एंड बी, मान लिया इसको हम पॉइंट ए मान लेते हैं, इसको हम पॉइंट बी मान लेते हैं, क्योंकि पोजीशन तो हमारी कांस्टेंट है ही, सिर्फ मोशन क्या है, टाइम, मतलब किस चीज के साथ वेरिएबल हो रहा है, टाइम के साथ। तो हमारा जो पार्टिकल ऐसे चमक रहा है, मान लिया यहाँ कहीं पर t.0 पर यहाँ पे था, फिर टाइम के साथ वो यहाँ पे आया, t/4 पे आ गया, मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हुआ, t/2, सॉरी फेज डिफरेंस नहीं, टाइम डिफरेंस है ना। तो टाइम डिफरेंस कितना हुआ, t/2। फिर पोजीशन क्या है हमारी, सेम है ही, फिर पार्टिकल हमारा यहाँ से आया, यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ देखो मान लिया इसको सी मान लेते, इसको डी मान लेते। अगर नेक्स्ट पॉइंट हम माने कि बी और डी के बीच में अगर हम टाइम देखें, टाइम डिफरेंस देखें, तो वो क्या होगा, 3t। देखो ये होगा, यहाँ से कितना था, t/2, यहाँ पे कितना है, 3t/4। तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो t आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, t। ठीक है, अब देखो हमारा टाइम t पर फेज डिफरेंस कुछ अलग था, टाइम t2 पर हमारा फेज डिफरेंस कुछ था। मान लेते हैं हम, लेट अस कंसीडर कि हमारा x अगर हम सेम मान ले, क्योंकि x तो हमने सेम ही मान रखा है, कांस्टेंट है एक टाइप से। मान लिया पॉइंट t1 पर, एट टाइम t1 पर हमारा फेज डिफरेंस कितना था, 5:1। एट पॉइंट t2 पर हमारा फेज डिफरेंस मान लेते हैं हम पॉइंट, मतलब 5:2। ठीक है, फिर हम क्या देखें, इनका क्या देख ले, डिफरेंस देख ले, तो क्या आ जाएगा डिफरेंस, 5:1 इज इक्वल टू ओमेगा t1 माइनस, यही तो हमारा फेज डिफरेंस था, यही तो मैंने बताया था। देखो ये जो पूरा है ये हमारा क्या है, ओमेगा t माइनस, ये हमारा पूरा क्या है, फेज। ये हमारा क्या है, पूरा फेज होता है ना, जो हमें क्या बताता है, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल की। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो ये हो गया। अब देखो ओमेगा t1 था हमारा, ठीक है, ओमेगा t1 माइनस के एक्स आ जाएगा, क्योंकि एक्स हमारा कांस्टेंट है, तो ये वाली इक्वेशन हम कांस्टेंट, मतलब के एक्स कांस्टेंट रखेंगे। 5:2 किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा t2 माइनस के एक्स। अगर इनका डिफरेंस निकाले 5:2 माइनस 5:1, तो किसके इक्वल आ जाएगा, ओमेगा
T2 माइनस के एक्स, ठीक है, और माइनस का ओमेगा T1 और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा के एक्स, इससे ये कैंसिल। तो यहाँ से देखो हमारा फेज डिफरेंस के बीच में क्या रिलेशन आया, यहाँ से डेल फाई जो आया, ठीक है, वो किसके इक्वल आया, 2 पाई/t, क्योंकि देखो जब हम ओमेगा को कांस्टेंट सॉरी वो लेंगे कॉमन लेंगे तो ओमेगा T2 माइनस T1 बचेगा। अब ओमेगा क्या होता है, 2 पाई/t होता है, ठीक है, और T2 माइनस T1 को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा t। यहाँ से क्लियर हुआ, मतलब क्या हुआ कि अगर हम सेम पार्टिकल पे दो फेज डिफरेंस देखें, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, डेल फाई इज इक्वल टू 2 पाई/t इंटू डेल टी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कब होगा, जब हम मान लिया हमारा जो फेज डिफरेंस है, जो टाइम डिफरेंस है, टाइम डिफरेंस जो है वो क्या हो, अलग अलग हो, और हमारा जो जो अगर हम डायरेक्शन को पोजीशन को क्या माने, कांस्टेंट है ना, मतलब हमने क्या माना था, एक्स कांस्टेंट था, ठीक है, और दो डिफरेंट पोजीशन पे या डिफरेंट टाइम पर अगर हमसे पूछा जाए कि मान लिया फेज डिफरेंस दे दिया जाए, अगर पूछा जाए कि बताओ इनके बीच में टाइम डिफरेंस कितना है, तो अगर मान लिया हमारे पास सिर्फ टाइम डिफरेंस है तो हम यहाँ से फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं, अगर मान लिया हमारे पास फेज डिफरेंस तो टाइम डिफरेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट रिलेशन था, फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस के बीच में रिलेशन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड टाइम डिफरेंस, ठीक है। तो ये होता है हमारा फेज डिफरेंस, ठीक है। तो कैसे हम फेज डिफरेंस निकालते हैं, इसी तरीके से, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब देखो हमें कई बार देखो न्यूमेरिकल में क्या होता है, कई बार ये इक्वेशन दे दी जाती है कि मान लिया प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक इक्वेशन, मतलब मोशन की इक्वेशन दे दी जाए, y इज इक्वल टू a साइन, मतलब ओमेगा टी माइनस के एक्स होता है ना, ओमेगा टी और माइनस के एक्स होता है, माइनस क्यों लेते हैं हम, क्योंकि पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में करने के लिए ऐसा होता है, मतलब ओमेगा को क्या लिखते हैं, 2 पाई/t लिखते हैं, और के को माइनस मतलब 2 पाई/λ लिख दें, और हमें प्लेन ये इक्वेशन तो होती है, और अगर मान लिया इससे रिलेटेड हमें कोई इक्वेशन दे दी जाए, है ना, तो हम क्या करेंगे, तो हमें उनके लिए क्या चीजें निकालनी होंगी, देखो सबसे पहले तो हमें अगर ओमेगा निकालना हो तो सबसे पहले हम इस जो इक्वेशन हमें गिवन होगी, देखो एक एग्जांपल लेके बताते हैं, अगर मान लिया देखो हमें ये इक्वेशन दे दी जाए, ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन दे दीजिए तो पहले हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे ना, तो हमें देखो पहले क्या निकालना, अगर मान लिया देखो हमसे ये चीजें पूछी जाए कि ओमेगा बताओ, ठीक है, अगर ओमेगा निकालना हो, प्रोपेगेशन कांस्टेंट निकालना हो, दैट इज के निकालना हो, मतलब फ्रीक्वेंसी निकालनी हो, ठीक है, और लैम्बडा निकालना हो, मतलब ऐसी चीजें दे दी जाए, और एम्पलीट्यूड तो हमें पता ही है, जब इक्वेशन के साथ करेंगे तो ए शुरू में हो जाता है, ये होता, तो उनके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एम्पलीट्यूड का तो सिंपल डायरेक्ट ही आ जाएगा, जब हमें ओमेगा निकालना हो तो हम इस इक्वेशन को करेंगे ओमेगा टी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके इक्वल लेंगे, पाई/2 इंटू 10 इंटू टी के, मतलब यहाँ से डायरेक्ट हम ओमेगा निकाल सकते हैं इसी तरीके से। अगर हमें के एक्स निकालना हो तो हम इसको कंपेयर करेंगे के एक्स के, क्योंकि एक्स वाला कोफिशिएंट ये है ना, के वाला है ना, एक्स वाला, तो ये हो जाएगा, तो किसके इक्वल आ जाएगा, पाई/2 इंटू -40 इंटू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं हमारा के, ठीक है। अगर मान लिया हमसे क्या पूछा जाए कि वेलोसिटी निकालनी हो, है ना, वेलोसिटी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, v इंटू लैम्बडा होता है, ठीक है, अगर हमें मतलब वेलोसिटी ऑफ वेव निकाले तो v नहीं है, ये म्यू है ना, फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्बडा, ठीक है, तो यहाँ से λ/t भी निकाल सकते हैं हम, मतलब हम यहाँ से लैम्बडा निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लिया देखो हम इसी इक्वेशन से, हमें इसी इक्वेशन में हमसे पूछा जाए कि बताओ कि हमारी मैक्सिमम स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम के लिए हमने क्या देखा था एसएचएम के अंदर, दैट इज प्लस माइनस a इंटू ओमेगा होती है ना, मैक्सिमम स्पीड जब हमें बतानी हो, ठीक है, और हमसे ये भी था कि हमारा जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना हो, ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालना हो तो उसके लिए हमारा क्या था फॉर्मूला, प्लस माइनस a स्क्वायर ओमेगा, सॉरी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ए, प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, माइनस नहीं ले सकते, प्लस माइनस था हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारा मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीजें निकालने के लिए मतलब ध्यान रखना होता है कि इन चीजों को हम मतलब पहले हम इसको इसके साथ जो हमारी प्लेन प्रोग्रेसिव हार्मोनिक वेव होती है उसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर उन जो हमारे कोफिशिएंट है टी और एक्स के साथ जो ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, के की और म्यू की और लैम्बडा की, मतलब इस टाइप से हम अपनी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट थी जो हम न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं, ठीक है।
देखो जो हमारी वेव इक्वेशन आती है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती हैं। देखो वैसे तो मैं आपको पहले बता चुकी जो हमारा एम्पलीट्यूड था, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के बारे में, लेकिन उससे आगे भी हमारी एक दो टर्म इंपॉर्टेंट होती है। देखो कौन कौन सी। पहली देखो हमारी एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड हमारा क्या होता है? देखो जो हमारे क्रस्ट और ट्रफ के बीच में, क्रस्ट और ट्रफ मतलब पता चल गया था क्या होता है। देखो ये जो हमारी वेव्स है, मान लिया इस टाइप से, ठीक है, तो यहां से हमारा ये वाला क्रस्ट होता था और ये वाला हमारा ट्रफ होता था। तो इनके बीच में जो डिफरेंस है ना, मतलब जो हमारा, सॉरी डिफरेंस नहीं बोल सकते, डिफरेंस तो हमारा वेवलेंथ होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा क्रस्ट होता था और ये जो ट्रफ होता था, ये हमारा क्या होता था? एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये हमारा एम्पलीट्यूड होता है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ ए वेव इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द एलिमेंट फ्रॉम देयर इक्विलिब्रियम पोजीशन। देखो यहाँ से इक्विलिब्रियम पोजीशन है और यहाँ से जो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, देखो ये वाला, ठीक है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है? इसका सारा का सारा एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो ये होता है हमारा एम्पलीट्यूड। सेकंड चीज पे आते हैं हमारी वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है? वेवलेंथ हमने क्या देखी थी कि जो हमारी वेव जो ट्रेवल कर रही है, कितने टाइम पीरियड के अंदर वो वेव कितनी मतलब डिस्टेंस कवर कर रही है, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे दो डिस्टेंस बिटवीन ट्रफ एंड क्रस्ट के बीच में जो डिफरेंस होती है, डिस्टेंस होती है, सॉरी डिफरेंस नहीं, तो ये हो गया हमारा वेवलेंथ। देखो तो वेवलेंथ के लिए अलग देखो यहाँ पे बना देते हैं, जैसे ये मान लिया ये, ठीक है। तो देखो ये हमारा क्रस्ट था, ये हमारा ट्रफ था, इनके बीच का जो, ये इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है ना, ये क्रस्ट, डिस्टेंस बिटवीन द टू क्रस्ट, सॉरी क्रस्ट एंड ट्रफ के बीच में, वो हमारी क्या होती है? वेवलेंथ, ठीक है। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन में, देखो यहाँ से वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, हमारी जो वेव है एक टाइम पीरियड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, तो वो हमारी क्या होती है? वेवलेंथ, ठीक है। अगर इसी वेवलेंथ को हम मान लें कि शुरू में जब हम ट्रांसवर्स वेव लें, तो ट्रांसवर्स वेव तो वेव में तो हमारा क्या होगा कि दो डिस्टेंस बिटवीन द क्रस्ट एंड ट्रफ के बीच में ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल वेव ले तो हमें क्या करना पड़ेगा? कॉन्जिक्यूटिव डिफरेंस, मतलब डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, जो हमारा कंप्रेशन होता है, टू कॉन्जिक्यूटिव जो रेयरफेक्शन होता है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम वेवलेंथ को इसी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट आता है हमारा एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर मतलब जिसको हम के से डिफाइन करते हैं, मतलब डिनोट करते हैं, ठीक है। तो के इज इक्वल टू क्या होता है? 2π/λ, ठीक है। वो तो हमारा क्या होता है? एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। इसको हम प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये क्या होता है? 2π टाइम्स द नंबर ऑफ वेव्स, 2π टाइम्स है ना, दैट अकोमोडेटेड बाय पर यूनिट लेंथ, क्योंकि वेवलेंथ हमारी एक टाइप से लेंथ ही होती है, ठीक है। उसके बाद हमारी आती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकंड, 1 सेकंड के अंदर कितने नंबर ऑफ ऑसिलेशन हुए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, मतलब ओमेगा इज इक्वल टू क्या होती है? 2πf, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हम यहाँ से निकाल सकते हैं ω/2π, है ना, यहाँ से ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी होगी फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड हमें पता है, टाइम पीरियड क्या होता है? फ्रीक्वेंसी का इनवर्स। इनवर्स जो हमारी टाइम फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पीरियड का इनवर्स होता है, टाइम पीरियड हमारा फ्रीक्वेंसी का इनवर्स हो जाएगा। तो टाइम पीरियड हमारा क्या होता है? टाइम पीरियड इज 1/μ। तो फ्रीक्वेंसी का ऑपोजिट हमारा क्या हो जाता है? टाइम पीरियड, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, μ × t इज इक्वल टू 1, इस तरीके से। तो ये हमारी हो गई फ्रीक्वेंसी, सॉरी टाइम पीरियड, ठीक है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थी, ठीक है, जो हमारी आगे यूज होंगी। देखो आगे, देखो अब करते हैं हमारे साउंड वेव्स के बारे में। देखो साउंड वेव्स क्या होती है? देखो हमने देखा है कई बार कि हमें क्या दिखाई देता है, मतलब क्या होता है कि देखो जब हम बोलना शुरू करते हैं, मान लिया हमने बोलना शुरू किया, साउंड वेव हमारी किसका एग्जांपल है? एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसी थी? लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वेव थी, कौन कौन सी थी? जिन्हें कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है ना, तो बिना किसी मीडियम की, सॉरी जिन्हें मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है, सॉरी जो क्या थी, जो हमें जिन्हें मीडियम की जरूरत होती है, क्योंकि देखो हमने मैकेनिकल को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था मीडियम के बेसिस पे, तो हमारी मीडियम के बेसिस पे दो आई थी, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। तो साउंड वेव्स हमारी कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, जिन्हें हमें मतलब जिनमें हमें मीडियम की जरूरत होती है, ठीक है। तो देखो देखो जब हम बोलना शुरू करते हैं, हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती है? जब हमारी पार्टिकल की जो स्पीड है, ठीक है, मतलब पार्टिकल मूव कर रहे हैं कैसे? इन प्रोपेगेशन,
ऑफ ए वेव, जो वेव के साथ पैरेलल में मूव कर रहे हैं, ठीक है, पार्टिकल, वो हमारी क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, ये पैरेलल टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव है, तो वो हमारी क्या होती है, साउंड वेव। अब देखो, हमने देखो कई बार देखा है कि जब हम बोलना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जो हमारा सामने वाला व्यक्ति है, मान ले यहाँ पे, तो जब जब हम बोलना शुरू करेंगे तो क्या होगा, जब हमारी मतलब ये पार्टिकल हैं एक दूसरे के साथ देखो एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगाएंगे, इस तरीके से प्रेशर लगाएंगे, देखो जब ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा तो ये इससे चिपक जाएगा, फिर ये इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा, फिर इसको दूर हटा देगा, फिर ये प्रेशर लगाएगा इसके ऊपर, फिर दूसरे वाला पार्टिकल इसके ऊपर प्रेशर, मतलब जब ये कंप्रेस होंगे, ठीक है, मतलब प्रेशर ज्यादा लगेगा, प्रेशर जब एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के ऊपर प्रेशर लगाएगा तो क्या होंगे, कंप्रेशर होगा उनके बीच में। अब जब दूसरा पार्टिकल इससे टकराएगा तो उनके बीच में रेयरफेक्शन भी होगा, क्योंकि उस कंप्रेशन को वो हटाएगा भी, है ना, कंप्रेस भी होंगे और रेयरफेक्शन भी होगा उनके बीच में। तो साउंड वेव्स में दो फैक्टर आते हैं, एक तो होता है कंप्रेशन और एक होता है रेयरफेक्शन। इन दो चीजों के कारण ही हम जब बोलते हैं तो जो सामने वाला व्यक्ति है उसे सुनाई देता है, इन दो फैक्टर के कारण ही, क्योंकि वाटर के सॉरी जो साउंड के मॉलिक्यूल हैं, जब हम बोलेंगे तो जो हमारे पार्टिकल हैं क्या होगा, पहले कंप्रेस करेंगे, फिर दूसरे पार्टिकल से जब वो करेंगे तो कोलाइड होंगे तो क्या होगा, जब दूसरे पार्टिकल को, तो ये क्या करेगा, इसको रेयरफेक्ट कर देगा, फिर से कंप्रेशन बनेगा, फिर से रेयरफेक्शन हो जाएगा। क्यों, ये दो फैक्टर हमारे साउंड वेव्स में होते रहते हैं, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, क्योंकि इस इन्हीं दो फैक्टर के कारण ही मतलब सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से सुनाई दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारी साउंड वेव्स में ये दो चीजें होती है, कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन, ठीक है। और जब हमारी मतलब कितनी हमारी जो हम नॉर्मल जो मनुष्य होता है वो कितनी हर्ज फ्रीक्वेंसी होती है कि वो सुन सकता है, उसकी जो देखो फॉर ए नॉर्मल मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक एक जो मैन है, वुमेन है, वो क्या होता है, वो सुन सकता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, ऑडिबल रेंज, मतलब हम क्या, हमारी जो ऑडिबल रेंज मतलब हमारी जो रेंज है वो ऑडिबल रेंज है, ठीक है, मतलब हम सुन सकते हैं। तो हमें कितनी फ्रीक्वेंसी चाहिए साउंड वेव्स की, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक, ठीक है। और जो होती है मतलब जो लार्जर देन, अगर मान लिया इतनी 20 से लेकर 20 हर्ट्ज से आगे तक की जो रेंज की होती है, फ्रीक्वेंसी की रेंज की होती है, वो क्या होती है, इंफ्रासोनिक, है ना, इंफ्रासोनिक। और वो किन की होती है, जो हमारे एनिमल्स होती हैं उनकी होती हैं, ठीक है। तो इंफ्रासोनिक सॉरी अल्ट्रासोनिक, इंफ्रा नहीं सॉरी, अल्ट्रासोनिक, तो वो होती है अल्ट्रासोनिक, मतलब जो हम एनिमल सुन सॉरी हम नहीं, जो एनिमल सुन सकते हैं ना, 20,000 से ऊपर की जो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स होती हैं, ठीक है, अल्ट्रासोनिक। उसके बाद आती है हमारी इंफ्रासोनिक भी आती है ना। इंफ्रासोनिक हमारी क्या होती है, मतलब इनके बीच में होती है, लेस देन द साउंड वेव्स लेस देन द ऑडिबल रेंज, मतलब हमारी जो ऑडिबल रेंज है, हमारी जो रेंज है सुनने की, ये इससे भी कम वाली जो फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंफ्रासोनिक वेव्स, है ना। देखो लेस देन किससे, 20,000 से, तो वो हमारी क्या होती है, इंफ्रासोनिक। तो ऑडिबल रेंज हमारी किन की होती है, हमारे जो मैन होते हैं हमारे, ठीक है, उनके। और जो हम अल्ट्रासोनिक किसकी होती है, 20,000 हर्ट्ज साउंड वेव्स फ्रीक्वेंसी, मतलब 20 हर्ट्ज से ज्यादा वाली जो फ्रीक्वेंसी की साउंड वेव्स होती है ना, उनकी वो होती है अल्ट्रासोनिक। और इंफ्रासोनिक लेस देन 20,000 होती है, ठीक है। तो देखो हमें पता है जो हमारी साउंड वेव्स की वेलोसिटी होती है ना रूम टेम्परेचर के ऊपर, वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड इनवर्स। इसका मतलब समझे, ये हमने न्यूटन ने बताया था हमें कि हमारे जो साउंड की फ्रीक्वेंसी सॉरी वेव्स की जो स्पीड होती है ना वेलोसिटी ऑफ साउंड होती है ना रूम टेम्परेचर के ऊपर नॉर्मल प्रेशर को पर वो कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड इनवर्स। 332 मीटर पर सेकंड इनवर्स का मतलब क्या हुआ, 1200 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब अब देखो इसका कई बार हमने देखा है कि जब देखो दूर से कोई व्हीकल आ रहा होता है तो हमें वो बाद में दिखाई देता है, उससे पहले हमें क्या सुनाई दे देता है, हॉर्न, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है, क्योंकि हमारी जो वेलोसिटी होती है ना साउंड की एयर के अंदर, वो ये होती है 332 मीटर पर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। ये हमें न्यूटन ने बताया था कि हमारी जो स्पीड होती है ना साउंड के अंदर सॉरी जो हमारी साउंड स्पीड होती है ना
जो मतलब जो वेलोसिटी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए साउंड होती है ना हमारी जो रूम टेम्परेचर पे, वो कितनी होती है 332 मीटर पर सेकंड, यानी 1200 किलोमीटर पर आवर। यानी हमें जो व्हीकल दिखाई नहीं देता, उससे पहले हमें हॉर्न सुनाई देता, तो उसका रीजन यही होता है। ठीक है, तो इसका मतलब यही, मतलब उसका रीजन यही होता है। ठीक है, उसके बाद हमारी सुपरसोनिक वेव्स भी आती हैं। ठीक है, ग्रेटर देन, मतलब जो साउंड स्पीड से भी बहुत ज्यादा से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी की जो वेव्स होती हैं, ठीक है, उन्हें सुपरसोनिक स्पीड मतलब वेव कहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से, तो ये हमारी साउंड वेव्स थी। अब देखो, मतलब ऐसा भी होता है कि देखो, हमें कैसे पता चला कि हमारे जो साउंड वेव्स है वो मीडियम पे डिपेंड करे, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब हम अर्थ पे होते तो हमें इजीली सुनाई देता है, क्योंकि हमारे बीच में मीडियम है, वो क्या है? एयर। क्योंकि जब, और फिर जब हम अगर स्पेस पे जाते हैं, तो स्पेस पे जाते हैं तो क्या होता है कि दो जो मैन है वो स्पेस में बात नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे कोई मीडियम नहीं है ना। तो हमारी जो साउंड वेव्स है वो मीडियम पे प्रॉपर डिपेंड कर रही है, पूरी तरीके से मीडियम पे डिपेंड होती है। ठीक है, तो मीडियम के बिना हम बात नहीं कर सकते, तो हमारी साउंड वेव्स है वो मीडियम में डिपेंड। अब देखो, साउंड वेव्स में हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा है कि देखो, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं, मतलब जो प्रोपेगेशन, जो हमारा पार्टिकल है ना, वो पैरेलल टू प्रोपेगेशन ऑफ ए वेव मोशन है। ठीक है, तो उसके बाद हमने कंप्रेशन रेयरफेक्शन देखा था कि जब हमारे पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर कंप्रेशन लगा रहे थे, और रेयरफेक्शन जब वो एक दूसरे को हटा रहे थे। उसके बाद हमने क्या देखा, साउंड मतलब ऑडिबल रेंज, मतलब किस, ये हमारी ऑडिबल रेंज हमारे मैंस की होती है। ठीक है, जो हमारे ह्यूमन बींग है उसमें मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की जो साउंड वेव्स होती है, वो हमारे जो हम मनुष्य होते हैं उनकी रेंज होती है, इतने तक सुन सकते हैं। उसके बाद हम क्या होते हैं, हमारी लेस जो 20,000 से ऊपर तक की, ठीक है, जो हम नहीं सुन सकते, वो किन के लिए होती है? एनिमल्स के लिए। ठीक है, वो होती है अल्ट्रासोनिक वेव्स। फिर लेस देन 20,000 से लेकर मतलब 20,000 से नीचे वाली रेंज, वो किन के लिए होती है? इंफ्रासोनिक के लिए, मतलब जो चींटियां होती है या फिर उनके लिए, मतलब उनके लिए होती है ना। उसके बाद 332 हमारी क्या आई थी, जो हम मानते हैं कि हमारी जो वेलोसिटी होती है साउंड की। देखो, हमने एक तो हमें पता है, क्योंकि हमारी जो कैसे मतलब कैसे करेक्ट किया कि जो हमारी स्पीड ऑफ लाइट है ना, लाइट की स्पीड वो कितनी? 380, 3 × 10⁸ है ना। और ये हमारी क्या है? साउंड वेव्स है ना। किसके अंदर? हमारे जो मतलब रूम टेम्परेचर के ऊपर देखे ना, तो साउंड वेव्स की वेलोसिटी है 332 मीटर पर सेकंड, ये हमने न्यूटन ने बताई थी, यानी 1200 किलोमीटर पर आवर। न्यूटन उन्हीं के इस मतलब इसके कारण ही हमें पता चला कि जो हमें व्हीकल आता देखो, उससे पहले हमें उसकी हॉर्न सुनाई दे देता है ना, तो उसका रीजन यही होता है। ठीक है, तो ये हमारी साउंड वेव्स थी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्पीड ऑफ ए ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।